इसके अलावा? अ, तो भैया एक कुछ क्वेश्चन और था। हाँ, एक करो एक क्या? क्वेश्चन आया था। हाँ, मतलब अ, जेन्युइन क्वेश्चन हो तो यू कैन आंसर। जी 2 क्वेश्चन्स थे एक्चुअली। पहला था कि अगर वॉर डिक्लेरेशन के बिना ही अगर देश बर्बाद हो जाए, तो क्या वो भी युद्ध ही है? अ, वैसे तो पाकिस्तान भी खुद ही बर्बाद हो रखा है, तो हम उसे युद्ध नहीं कहते, राइट? तो वही हालत है। तो बांग्लादेश का भी वही हाल है। उन्होंने खुद के भले के लिए प्रॉक्सी वॉरफेयर चूज़ किया था, बट खुद ही हार चुके हैं, तो अभी हम उसे युद्ध नहीं कह सकते। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एनवाईएस संवाद। ये नेताजी युवा संगठन के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर संडे को लाइक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हम डिस्कशन और वेरियस टॉपिक्स पे नॉलेज गेन करते हैं, और स्पेशली वो जियोपॉलिटिकल होती हैं। तो आज का टॉपिक है प्रॉक्सी वॉरफेयर और कैसे वो आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को डिफाइन कर रहा है। तो प्रॉक्सी वॉरफेयर, पहला जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि प्रॉक्सी वॉरफेयर होता क्या है? तो प्रॉक्सी वॉरफेयर एक ऐसी लड़ाई है जिसे स्टेट्स या जो कंट्रीज बोलते हैं हम, वो दूसरे अपने मतलब दुश्मन को हराने के लिए वो लोग स्पॉन्सर करते हैं छोटे-छोटे ग्रुप्स या माइनर कंट्रीज को। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, और उसके बीच ही वियतनाम वॉर जैसी लड़ाइयाँ भी हुई थी। तो वियतनाम वॉर में सबसे फेमस एग्जांपल यही है कि जैसे यूएसए ने एक साउथ वियतनाम के पार्ट को स्पॉन्सर दिया था, जिसमें उन्होंने वेपन्स एंड मनी वगैरह से बैक किया था, और जो नॉर्थ वियतनाम था उसे चाइना एंड रशिया ने या सोवियत यूनियन ने उसमें बैकिंग करी थी, यानी कि वेपन्स एंड जितने मनी वगैरह होते हैं वो उन्होंने दी थी। पर जो ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है वो सिर्फ मॉडर्न एरा के लिए नहीं, वो उसका एक काफी बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे हम बात कर सकते हैं अराउंड 400 बीसी के तरफ, तब पेलोपोनेशियन वॉरफेयर एक हुई थी, जिसमें एथेंस और स्पार्टा ने काफी स्मॉलर सिटी स्टेट्स को सपोर्ट किया था एक दूसरे को वीकन करने के लिए। और इसमें क्या हुआ था, उन्होंने पहली बार एक अलायंस के रूप में काम किया था, डायरेक्ट लड़ाई करने की जगह छोटे छोटे पार्ट्स पे उसको कॉन्फ्लिक्ट को यूज किया था उन्होंने। देन हम बात कर सकते हैं, अगर मिडिवल पीरियड पे आए, तो जो क्रूसेड्स हुई थी यूरोपियन मोनार्क्स के बीच, वो, या फिर फ्यूडल यूरोप में जिसमें किंग्स ने वेसल्स एंड मर्सिनरी आर्मीज की यूज की थी रीजनल वॉरफेयर को सपोर्ट करने के लिए। फिर अगर हम अर्ली मॉडर्न पीरियड की बात करें, तो उसमें हम देख सकते हैं जो 30 इयर्स वॉर हुई थी 1618 से 1648 तक, जिसमें फ्रांस जो कैथोलिक ग्रुप था उसने सपोर्ट किया था प्रोटेस्टेंट फोर्सेस को हैब्सबर्ग्स को हराने के लिए। फिर एंग्लो एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी तो हमेशा से ही थी, जो उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई कॉलोनीज पे यूज किया था। इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ फ्रीडम स्ट्रगल्स पे फ्रेंच ने लाइक फ्रेंच आर्मीज ने हेल्प करी थी टू डिफीट दी ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो भी एक प्रॉक्सी वॉरफेयर का ही पार्ट है। फिर 19th सेंचुरी में एक लाइक इंसिडेंट था जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट गेम। इस पे ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच सेंट्रल एशिया पे पावर शिफ्ट का गेम हुआ था। तो अफगानिस्तान, पर्शिया और उनके सराउंडिंग जो रीजन्स थे वो एक बफर स्टेट और प्रॉक्सी जोन बन चुके थे उन दोनों के लिए। यूएसए एंड यूएसएसआर न्यूक्लियर डिटरेंस एंड साथ में प्रॉक्सी वॉरफेयर का यूज किया था, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इवन अफगानिस्तान का वॉर जो हुआ था उसमें भी, एंड एंगोला एंड लैटिन अमेरिका और कुछ अफ्रीकन स्टेट्स पे। अब अगर हम बात करें कि अभी इसका मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर जो एरा है उसमें क्या हुआ था, तो उसमें कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स राइज हुए थे, जैसे टेरर ग्रुप्स, आईएसआईएस, फिर तालिबान एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स एज वेल, फिर अल कायदा एंड ऑल। और उसमें क्या हुआ था कि मिडल ईस्ट के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो उसमें काउंट आ गए, साथ में बैल्कन रीजन एंड अफ्रीकन रीजन की भी। इनफैक्ट अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है वो भी एक्चुअली एक टाइप से वो भी प्रॉक्सी वॉरफेयर का ही हिस्सा है, बिकॉज जो यूक्रेन है
It's just an instrument of warfare for the USA and the European Union. अब इस टॉपिक पे अगर कोई कुछ पॉइंट रखना चाहे तो प्लीज द स्टेज इज ओपन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अम, अब ये जानते हैं कि जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये टॉपिक आखिर आजकल के लाइक सिनेरियो को क्यों सबसे मतलब इम्पोर्टेंस है इसका आजकल के सिनेरियो में। तो जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, आजकल जितनी लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, वो प्रॉक्सी वॉरफेयर के थ्रू ही हो रही हैं। इनफैक्ट जो इंडिया में जो टेरर एक्टिविटीज करी जा रही हैं हमारे नेबरिंग स्टेट्स के द्वारा, वो भी प्रॉक्सी वॉरफेयर ही है। लाइक आप अभी रिसेंटली बात कर लीजिए पहलगाम और ये दिल्ली ब्लास्ट, उससे पहले आप उरी अटैक, उससे पहले इसकी अ, पुलवामा अटैक एंड उससे भी पहले जो म्यांमार के थ्रू चाइना ने करवाया था हमारे चंडेल पे एम्बुश, वो भी प्रॉक्सी वॉरफेयर का ही पार्ट है। तो प्रॉक्सी वॉरफेयर के थ्रू क्या होता है कि हम डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें जान माल का जो नुकसान है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है, और उसमें जो एक कंट्री अपना जो इम्पैक्ट डालना चाहती है दूसरे पे, वो भी डल जाता है बढ़िया से। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उस स्टेट को होता है जो सबसे ज्यादा कैपिटल पे डिपेंडेंट होता है। लाइक मान लीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर प्रॉक्सी वॉरफेयर कर रहे हैं, तो उसमें फायदा ज्यादा इंडिया को होगा, बिकॉज इंडिया कैपिटल या इकोनॉमिकली उनसे ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो हम ज्यादा चीजों को बैकअप दे सकते हैं। वेर एस जो कि इंडिया कर नहीं रही है फिलहाल। एंड जब जहाँ की बात करें हम अगर पाकिस्तान की, तो दे आर यूजिंग देयर कैपिटल इनटू प्रॉक्सी वॉरफेयर ओनली अगेंस्ट इंडिया एंड दी अफगानिस्तान। और इससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है वो ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कैपिटल का यूज है, तो इकोनॉमिक को तो ड्रेन करेगा ही है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो पाकिस्तान की वेल्थ है, वो डेवलपमेंट से ज्यादा इनको टेरर फंडिंग या जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है उसे चलाने में ही लग रही है। एंड अगर हम इस पे और डीपली बात करें तो जैसे अभी जो हम पीएमसीज के बारे में सुनते हैं कि लाइक ये रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत फेमस हुई है, पीएमसी जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या कंपनीज बोलते हैं, जो वो प्रॉक्सी वॉरफेयर को एक बिजनेस के रूप में लेके आ रही है। जैसे रशिया के पास है वैगनर्स ग्रुप। वो क्या होते हैं कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब काफी देशों से लोगों को इकट्ठा करती है। एंड वो अपने पे भर्ती करके उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं, और एक कंट्री से बहुत ज़्यादा पैसा लेके वो लड़ाइयों में जाते हैं। अभी जैसे सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एंड उससे पहले कुछ और अफ्रीकन नेशंस पे, तो वहाँ पे वैगनर ग्रुप्स पहुंच चुकी थी ऑलरेडी टू हेल्प दोस द अदर साइड्स। फिर अभी वेनेजुएला एंड यूएस के बीच में जो लड़ाई होने के मतलब संकेत मिल रहे हैं हमें, तो उसमें भी प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। जैसे यूएस के अंदर जो ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं, तो वो वेनेजुएला के थ्रू ही हो रहे हैं। और अगर वेनेजुएला पे अगर यूएस अटैक करता है, तो एक तरफ से यूएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैकलैश होगा, बिकॉज़ यूएस के बहुत सारे लोग ड्रग्स पे हेवीली डिपेंडेंट है, और अगर उसकी सप्लाई रुक गई तो यूएस के लोग उन्हीं के अगेंस्ट भड़क जाएंगे। तो प्रॉक्सी वारफेयर एक साइड से कम कैजुअलिटी के साथ अच्छा भी है फॉर अ नेशन टू फाइट अगेंस्ट इट्स एनिमीज, बट उसी साइड उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे जो मैंने बोला, इकोनॉमिक ड्रेन। फिर उन नेशन से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उस चीज की भी रोक लगेगी। एंड बहुत सारे हैं, जैसे अभी ओपोनेंट जो नेशन है वो खुद प्रॉक्सी वॉरफेयर का यूज करके हम पर लाइक हमें भी चोट पहुंचा सकता है। तो वही है। और अगर कोई
अपना कुछ पॉइंट्स रखना चाहे तो प्लीज रखिए, या कुछ क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं इसमें अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी सक्षम ने बताया कि कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि प्रॉक्सी वॉरफेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो आई फ़ील कि पाकिस्तान उनमें से एक कंट्री है जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का हमेशा से यूज़ करती आई है। और इसका रीज़न भी ये है कि पाकिस्तान कभी डायरेक्ट वॉर में इंडल्ज नहीं करता है और प्रॉक्सी वॉरफेयर का यूज़ करता है बिकॉज़ उनको पता है कि एक मिलिटरी एसिमेट्री है बिकॉज़ इंडिया मिलिटरीली ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान से। सेकेंडली उनको एक लो कॉस्ट लगती है, अगर वो एक फुल वॉर एस्केलेशन में जाएँगे तो उनको डेफ़िनिटली ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। वहीं पे अगर वो इस तरह से प्रॉक्सी वॉरफेयर करेंगे तो उनको इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी। और फिर थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है एफएटीएफ, जो कि कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था प्रोबेबली ड्यू टू द जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की एक्टिविटीज़ जो होती रहती थी पाकिस्तान बैक्ड से। तो उसको हटाने के लिए पाकिस्तान ने फिर उन पे थोड़ी बहुत दिखाने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करी और आगे जाके फिर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की एक बेसिकली एक नई ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर्म हुई जिसको हम लोग आगे इसका नाम पड़ा टीआरएफ, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी रिसेंटली पहलगाम अटैक के लिए जो कि इंडिया में हुआ। तो इस तरह से पाकिस्तान बेसिकली यूज़ करता है। अब इंडिया जैसी कंट्री पे ये कैसे इम्पैक्ट डालता है कि पहली बात तो ये कि इंडिया को हमेशा एक एक कांस्टेंट सिक्योरिटी स्ट्रेस में रखता है। दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए वो एक इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल इम्पैक्ट का इश्यू हो जाता है। जैसे कि इन प्रॉक्सी वॉरफेयर्स की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ेशंस होते हैं। अब जैसे जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इंडिया में स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें जो ये टेररिस्ट होते हैं, वो बेसिकली ओजीडब्ल्यू का यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक रेडिकलाइज़ेशन का पार्ट बन जाते हैं और बट ये फुल ऑन मतलब एक तरीके से पार्ट नहीं लेना चाहते हैं उस टेररिस्ट अटैक में, बट ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उन टेररिस्ट को। जैसे किसी जगह की अगर रेकी करनी हो या फिर उन टेररिस्ट को शेल्टर प्रोवाइड करना हो, फूड प्रोवाइड करना हो या फिर इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये ओजीडब्ल्यू जो होते हैं, वो उनमें वैसे हेल्प करते हैं। रिसेंटली जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, वो भी एक प्योर एग्ज़ाम्पल था रेडिकलाइज़ेशंस का। तो इस तरह से ही इंडिया पे इम्पैक्ट डालता है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि जो रशियन यूक्रेन वॉर है वो भी इसी का एक पार्ट है, तो हाँ, बिल्कुल, जो जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन जैसे कि एक नेटो मेंबर नहीं है। तो अब नेटो मेंबर ना होने की वजह से नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो तो ये सिंपली ये कहता है कि कभी भी अगर किसी नेटो मेंबर पे कोई अटैक होता है, तो बाकी जितनी भी रेस्ट 32 कंट्रीज़ हैं, 31 कंट्रीज़ हैं, वो उनको डिफेंड करेंगी। बट यहाँ पे क्योंकि यूक्रेन एक नेटो मेंबर का पार्ट नहीं है, तो इसलिए वो उनको डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते नेटो कंट्रीज जो हैं। बट अगेन वो यहाँ पर उनको मिलिट्री सप्लाईज दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं अस्तित्व भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उन्होंने जो भी पॉइंट्स बोले, वो बिल्कुल सही हैं। एंड अब इस टॉपिक पे आगे चलते हुए और किसी को कुछ अगर पॉइंट शेयर करना हो तो प्लीज़। जी, तो आगे चलते हुए, अभी अगर हम देखें तो अचानक से एक जो रीजन है हमारे इंडिया में, वो अचानक से एक्टिव हुआ है प्रॉक्सी वॉरफेयर्स के लिए। वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें अगर हम कुछ साल पहले जाएँ, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया था उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ना यहाँ डेवलपमेंट था, ना यहाँ कुछ हो रहा था। तो तब कुछ ग्रुप्स उठकर आई एंड एक स्टेट जो कि है असम, वो इसमें एक ग्रुप आया जिसका नाम था अल्फा। तो अल्फा या उल्फा भी बोल सकते हो उन्हें। तो उन्होंने डिमांड किया कि आसाम एक सेपरेट नेशन हो जाना चाहिए। दे डोंट इंडिया एंड देयर उनको जो बैक मिल रहा था वो था कुछ म्यांमार में बैठे स्पॉन्सर्स एंड कुछ बांग्लादेश में बैठे स्पॉन्सर्स एंड चाइनीज स्पॉन्सर्स। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उसे एक लार्ज स्केल पे उन्होंने वेज करना स्टार्ट किया, लाइक सीकिंग आउट फंडिंग्स फ्रॉम लाइक आवर ओन पीपल एज वेल। एंड
उसमें सबसे बुरी बात ये थी कि उस टाइम हमारे गवर्नमेंट ने भी लाइक उस चीज़ को ज़्यादा मतलब काम नहीं किया उस चीज़ पे एंड कुछ और इंडियन बिज़नेसमैन्स या जो प्रॉफिटर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया उन लोगों को ही। और उन्होंने क्या किया कि अपने ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मैसेकेर्स की एंड बॉम्ब ब्लास्ट्स, देन डेवलपमेंट का काम जहाँ भी स्टार्ट होता थोड़ा-सा भी, तो उसे उन लोग रोक देते। फिर कुछ और ग्रुप्स आई अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसे एनएससीएन, खाफलांग, यूजीस एंड ऑल। तो एंड और भी बहुत हैं जिनका नाम नहीं ले सकता बट नो लाइक उनको जो सपोर्ट मिली थी वो है चाइना से प्योरली एंड उनको जो सेफ हाउस मिल रहा था वो था म्यांमार में। तो क्या हुआ कि म्यांमार एक अच्छे रिलेशंस पे था इंडिया के साथ, हमेशा से अभी भी है एंड चाइना ने उस और चाइना का भी जो रिलेशन है म्यांमार के साथ विद दैट इज आल्सो गुड। तो चाइना ने क्या किया चुपके से वहां पे कुछ सेफ हाउस क्रिएट कर ली इन ग्रुप्स को और उन्हें इंडिया पे भेज दिया कि जैसे वो अटैक करें इंडिया पे वो वापस चले जाएं। अब इसमें कुछ मेजर अटैक्स अगर हम बात करें तो एक है जो है चंडेल में एक एम्बुश हुआ था आर्मी की कॉन्वॉय पे जिसमें हमने अराउंड लाइक आई बिलीव 10 to 20 प्लस जवान सबने खोए थे उसमें। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स बट या एंड ये हुई थी अराउंड 2014-15 के बीच। तब इंडिया ने अपना पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो था उसे कंडक्ट किया था म्यांमार के अंदर। फिर 25 सितंबर को भी एक अटैक हुई थी ऑन दी 33rd असम राइफल्स। उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए थे एंड कुछ दिनों पहले ही एक असम राइफल्स के ही एक कैंप पे ड्रोन अटैक हुआ था बाय टेररिस्ट विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द रीजन एंड उसमें भी कुछ हमारे जवान इंजर्ड हुए थे। तो जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का भी लेवल है वो अचानक से इंटेंसिफाई हो रहा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहां पे चाइना और पाकिस्तान जो मिलकर इस चीज को कर रहे थे अभी वो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ न्यू यूनिट्स बीइंग रेज्ड बाय द आर्मी एंड जैसे राष्ट्रीय राइफल्स हैं एंड और बेहतर इंटेलिजेंस के कारण एंड सेकेंडली इज दैट अभी कश्मीर का जो यूथ है वो अभी इंडिया के तरफ इंक्लाइंड हो चुका है पूरा पूरा नहीं होने से भी 98% इंक्लाइंड है। वाई बिकॉज दे आर सीइंग अ बेटर फ्यूचर विथ इंडिया रेदर देन द पाकिस्तान एंड चाइना। और इस चीज के लिए उनका जो टेरर मॉड्यूल है वो वहां पे बिगड़ जा रहा है। इसी के लिए चाइना ने अभी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करके यहाँ जो लोकल ग्रुप्स थे उन्हें पावर देना स्टार्ट किया है। फिर एक और अटैक हुआ था इन मणिपुर वेयर कमांडिंग ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ। He was traveling with his family and they got ambushed by the PLA, that is People's Liberation Army. अब ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो थी वो एक मिलिटेंट ग्रुप है एंड इट्स नॉट द चाइनीज पीएलए, इट्स बैक्ड बाय चाइना बट इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इस पे मणिपुर एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स के लाइक लोग हैं, मैक्सिमम मणिपुर के ही यूथ्स हैं वहां पे एंड एक और बैटल ग्राउंड जो बीच में बन चुका था वो है मणिपुर इटसेल्फ। कुकी वर्सेस मेइते का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वो भी एक तरफ से प्रॉक्सी वॉरफेयर ही था बिकॉज उस पे लाइक कुछ मेजर कंट्रीज का हाथ था जैसे यूएस एंड चाइना वर सप्लाइंग वेपन्स टू दी कुकी मिलिटेंट्स एंड द true fight against the Indian forces there and to disrupt the peace over there. तो खैर उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई थी वहां पे। बट अभी वो लोग वापस ट्राई कर रहे हैं कि उस चीज को डिसरप्ट करें। अब ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का होल कॉन्सेप्ट है अभी के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे तो पूरा बेस्ड हो चुका है बिकॉज almost every country is trying to create their own groups to fight their desired enemies ताकि हम उनके लाइक मान लीजिए अगर आप एक नेशन है और आप थोड़े से वीक हैं किसी और नेशन के और वो नेशन आपका दुश्मन है
फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड इंडिया ही लेते हैं, तो आप श्योरली जैसे अस्तित्व भाई ने बोला, आप डायरेक्टली लड़ाई पे जाना नहीं चाहेंगे बिकॉज़ वो आपके लिए ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो इंस्टेड आप कुछ ग्रुप्स को इंसर्ट कर देंगे उस कंट्री के अंदर या अपने ही पास रखेंगे और उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके भेजते रहेंगे टू हार्म द पब्लिक ऑफ द नेशन एंड टू क्रिएट अ नेशनल डिस्ट्रस्ट अमंग द पीपल। देन प्रॉक्सी वॉरफेयर के अंडर हम प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी बोल सकते हैं। जैसे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स या यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो which try to create uh, this bubble of misinformation। अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है नेशनल लेवल पे या जो नेशनल यूनिटी को हार्म करे, तो उस चीज पे आप देखिएगा कि हजारों मिस इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहते हैं उस चीज को लेके। एंड हु आर दिस पीपल, एंड ये जो लोग हैं इन्हें बैक कर रहे हैं हमारे एनिमी कंट्रीज। तो ये भी एक प्रॉक्सी वॉरफेयर का ही पार्ट है। अब अगर हम बात करें कि इस चीज जो इंडिया पे हो रही है प्रॉक्सी वॉरफेयर, तो उस पे हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पीपल। तो पहला चीज तो यही है कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं मानना है। आइडेंटिफाई कैसे करें मिस इन्फॉर्मेशन को? आप देखिएगा जो एक्चुअल चीज होती है वो कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट खुद ही अपने ट्विटर हैंडल या दूसरे किसी सोशल मीडिया पर वो डाल देती है पूरे इंसिडेंट को। सो जो रिपोर्ट वो होती है दैट इज द करेक्ट रिपोर्ट। एंड आप चाहे किसी भी न्यूज से सुनिए या कहीं से भी या ऑनलाइन पढ़िए चीज को, यू शुड ऑलवेज वेट फॉर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। एंड जो वो रिपोर्ट आती है आपको उसी पे बिलीव करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज दैट आपको अपने अंदर का जो नेशनलिज्म है उससे आपको घटने नहीं देना है। एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट नहीं करना है आप अपने फोर्सेस के एक्चुअली। बिकॉज जब आपके मन में थोड़ा सा भी डिस्ट्रस्ट आ जाता है अपने नेशन या अपने फोर्सेस के प्रति, तभी आपके अंदर जो एंटी नेशनलिस्टिक जो थिंकिंग होती है उस चीज को फॉस्टर होता है उसी चीज पे। एंड जो एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं वो उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। देन थर्ड चीज इज दैट आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति आपको कट्टरवादी नहीं बनना है। व्हाई? बिकॉज इस चीज से क्या होता है ना, आपके अंदर का टॉलरेंस खत्म हो जाता है और उस चीज को वेपनाइज किया जा सकता है, विच इज ऑल्सो एंटी नेशनलिस्टिक बिहेवियर। सो आपको अपने को पूरा टॉलरेंट रखना है कि हम हर किसी को अपने साथ लेके चलेंगे, एक यूनिटी क्रिएट करके रखनी है। सो दीज थ्री पॉइंट्स आर द मोस्ट important that we can follow to fight, to help our forces and our country in this proxy warfare against us. So yeah, that was it. And अगर कोई और अपना पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो प्लीज। ये तो एक पॉइंट आया है अबाउट दी बांग्लादेशी immigrants, illegal Bangladeshi immigrants and its impact on the demographic changes। तो ये एक काफी डिबेटेबल टॉपिक है। एंड इस चीज को हम प्रॉक्सी वॉरफेयर पे पूरी तरह इनकलकेट नहीं कर सकते बिकॉज अगर एक कंट्री जो होती है उस पे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर किसी टाइप का मिसबिहेवियर या लिविंग राइट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट दे डू इज दैट वो लोग वहां से भागकर अपने पड़ोसी कंट्री में चले जाते हैं, which can have which have better resources and better future। तो ये 71 के वॉर से ही एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी थी। एंड उसी टाइम बहुत से इमिग्रेंट्स आए थे एंड अभी इलीगली आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन बांग्लादेश। सो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करते हैं बिकॉज इट्स अ बिट पॉलिटिकल।
कुछ और कोई क्वेश्चन या कुछ टॉपिक पूछना चाहता है तो प्लीज। ओ भाई। ओ। जी आप बोल सकते हैं। आई कैन हियर यू। हाँ ठीक है। इसका कैसे काउंटर कर सकते हैं? वैसे मेजर पार्ट्स पे तो इस प्रॉक्सी वॉरफेयर को काउंटर हमारी फोर्सेस एंड जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वही कर रही हैं। बट हम एज अ सिटीजन इस पे इस तरीके से काम कर सकते हैं कि हम जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है उसके चेन को हम ब्रेक कर दें, अपनी तरफ से ट्राई करें। हम जो गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं अपने तरफ से भी। एंड गवर्नमेंट को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है उसे फैला सकते हैं। इन जो टॉपिक्स हैं जैसे अभी प्रॉक्सी वॉरफेयर, उससे पहले हमने इंटेलिजेंस एंड ऑल पे भी हमने डिस्कशन करी थी। सो इन सब टॉपिक्स पे एक रेगुलर डिस्कशन करके और इस चीज को और लोगों तक हम फैला के, इस चीज के ऊपर लोगों को लिटरेट बना के हम इस चीज को काउंटर कर सकते हैं। बिकॉज जितना हम अगर किसी भी चीज का एग्जाम्पल देखें, जो जो भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग हमारे ही होते हैं जो हम पर ही अटैक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको जो है नेशनलिस्टिक लेवल पे उनको इतना लिटरेट नहीं किया गया है। तो जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो उनको रिलीजियन या किसी भी एक सोशल इशू को लेकर अ, भड़का देते हैं और वो हमारे ही अगेंस्ट हो जाते हैं। तो हम जितना अवेयरनेस फैला सके अपने तरफ से भी वो उतना ही बेहतर होगा और उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा इस फाइट में। हम्म, हम्म, कोई और कुछ टॉपिक ऐड करना चाहे या कुछ जानना चाहे तो प्लीज बताइए। बिल्कुल, आई फ़ील जैसे कि सेक्शन आपने आपने कहा कि जब हम रेडिकलाइज़ेशन को छोड़ के नेशनलिज़्म के टुवर्ड्स बढ़ेंगे, तभी जाके इंटरनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी प्रॉक्सी वॉरफेयर के लिए, इंडिया के लिए। बिकॉज़ ये रेडिकलाइज़ेशन एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है प्रॉक्सी वॉरफेयर के इंडिया में। यस आई एग्री। एंड हाँ ठीक है, एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि अब जब बात उठी है रेडिकलाइजेशन की, तो हम अपने को रेडिकलाइजेशन से नेशनलिज्म के प्रति कैसे ले जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट सबसे ज्यादा जो इंडिया पे या कहीं भी रेडिकलाइजेशन हो रही है वो है रिलीजन के बेसिस पे। तो हमें अपने रिलीजन को अच्छे से समझना होगा खुद से। ऐसा नहीं कि कोई आके हमें बता रहा है कि ये है हमारा रिलीजन, ये है और इस पे ये है, उस पे ये है, हमें ये करना है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें खुद अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्हें पहले रीड करना है, उन्हें समझना है। फिर उन हमें 2-3 जगह की बात सुननी है, उन्हें कंपेयर करना है। उससे ये देखना है कि हाँ, क्या-क्या चीज़ कॉमन हो रहा है। जो कॉमन हो रहा है वो एक चेन बनाएँगी जो हमें एक तरफ से शार्पन करेंगे अपने रिलीजन पे। एंड जब हमारे खुद के रिलीजन के ऊपर जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, जब हमारी थिंकिंग क्लियर होगी, तब हमें अपने साथी रिलीजन्स के ऊपर भी थोड़ा-सा स्टडी करना होगा, टू अंडरस्टैंड देम, टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। एंड सारे रिलीजन्स के बीच जो कॉमन ग्राउंड होगा, हम उस चीज़ को समझना होगा और उसके बेसिस पे हम अपने आस-पास के लोगों को भी रेडिकलाइज़ेशन से दूर कर सकते हैं। और तब क्या होगा, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा इस चीज़ रिलीजन पे कि कोई हमें इस बात पे भड़का नहीं सकता कि आपके जो साथ वाले रिलीजन है वो ये है, वो है के बेसिस पे।
जैसे कि आजकल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा वोट के ये हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है। हमें लिटरेट करना होगा अपने खुद के रिलीजन के बेसिस पे। तो वही है एंड सेकंड थिंग जिस पे हो रही है वो है कास्ट बेसिस पे। ख़ैर कास्ट के बेसिस पे जो रेडिकलाइज़ेशन होती है वो बहुत कम लेवल पे या बहुत मतलब ना के बराबर होती है। तो उस पे तो आजकल सब लिटरेट हैं ही इतने कि कास्ट को कोई वैल्यू नहीं देता इतना ज़्यादा। ख़ैर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड ऑल पे ज़रूरी होती हैं। हाँ हेलो मेरा सर नाम है। मैं एक क्वेश्चन था कि वो क्या वॉर प्रॉक्सी वॉर क्या वर्ल्ड पीस के लिए डेंजर है? जी, प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है वो वर्ल्ड पीस के लिए तो डेंजर है ही। बिकॉज़ प्रॉक्सी वॉरफेयर्स जो होती हैं वो धीरे-धीरे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर देती हैं। आप किसी भी टाइमलाइन का एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप देखेंगे कि प्रॉक्सी वॉरफेयर से फ़ायदा बस पर्सनली ही पहुँचता है। लेकिन जब लॉन्ग रन पे जो चीज़ चली जाती है ना प्रॉक्सी वॉरफेयर, वो फिर वर्ल्ड पीस को डिसरप्ट कर देता है। जैसे कि सबसे फेमस अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, वो है आपके ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वही। स्टार्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी यूएसएसआर के टूटने से ही। तब से जो है यूक्रेन कुछ ग्रुप्स को बैक कर रहा था एंड रशिया कुछ ग्रुप्स को बैक कर रहा था वो टू कंडक्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स या वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये रीजन हमारा है वो रीजन आपका है एंड धीरे धीरे वो चीज इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई होगी कि 2024 और 23 आई एम नॉट दैट श्योर बट जब रशिया ने स्ट्रेट जो खार्किव एंड ऑल रीजन्स को अपना बोलना स्टार्ट कर दिया था तो तब उन्होंने डायरेक्ट एक असॉल्ट लॉन्च कर दिया। व्हाई? बिकॉज यूक्रेन ने अपनी फोर्सेस वहां से विद्रोह या जो उनकी मिलिशिया ग्रुप होती है वो उन्हें विद्रोह करने से मना कर रहे थे। तो रशिया को एक सीधा कॉन्सेप्ट मिल गया था कि हम अगर ये बोल दें इंटरनेशनल ग्राउंड पे कि हमारे लोग वहां हैं और जो यूक्रेन की मिलिशिया ग्रुप्स है वो उन्हें टॉर्चर कर रही है तो वी कैन अटैक देम और उन्होंने उसी चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया एंड दे अटैक्ड यूक्रेन। एंड अब ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का गेम था वो इतना बढ़ चुका है कि अब ये ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड वॉर के टिप पे आके खड़ा हो चुका है कि एनी टाइम वी कैन हियर दैट अ वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड। सो दैट्स इट। एंड इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वो भी इसी का ही एक रिजल्ट था। जस्ट बिकॉज जो एम्परर्स के बीच पे जो आपसी दुश्मनी थी उसे कुछ मिलिशिया ग्रुप्स ने इतना ज्यादा ले गए एक असैसिनेशन तक और उस असैसिनेशन से वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्ट हो गई। और वर्ल्ड वॉर 1 में जो लॉस है वो बताने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज एवरीवन नोस कि किस लेवल पे उसमें लड़ाई हुई थी और कितने लोग मारे गए थे। लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड देयर। सो यस, proxy warfare is very harmful for the world peace order. तो एक क्वेश्चन है कोल्ड वॉर से आज तक प्रॉक्सी वॉरफेयर का क्या रोल है। सो कोल्ड वॉर में क्या बात था कि यूएसए और यूएसएसआर इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। तो दो फैक्शंस पे वर्ल्ड डिवाइड हो चुकी थी। एक फैक्शन सपोर्ट कर रहा था यूएसए को और दूसरा कर रहा था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। तो अब ये दोनों ना ये नहीं चाह रहे थे कि एक दूसरे से डायरेक्टली वॉर करें बिकॉज बोथ वेर न्यूक्लियर डिटरेंट कंट्रीज। दोनों के पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अवेलेबल थी। इन्होंने क्या किया स्पेस रेस स्टार्ट करी पहले। स्पेस पे ये लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे। ठीक है उस टाइम तक ठीक था। फिर इन्होंने नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच लड़ाई लगाई दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके। और इस पे भी दोनों ने एक दूसरे मतलब यूएसए ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया एंड
चाइना एंड रशिया, जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया जस्ट टू सेल आउट देयर वेपन्स, एंड एक ग्राउंड चाहिए था उन्हें जिसमें ये लोग फाइट कर पाए। और उसमें यूएसए ने इस हद तक उस चीज को ले गए कि वो लोग अपने खुद के फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे थे साउथ कोरिया पे टू फाइट द इन्वेडर्स विच वर द नॉर्थ वियतनामीज आर्मी। देन इसके बाद आया वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर के सेम टाइमलाइन पे आया अफगान वॉर, जिसमें सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेड करना स्टार्ट किया था। तो पहले हम जानते हैं वियतनाम वॉर पे। वियतनाम वॉर पे क्या हुआ कि नॉर्थ वियतनामीज जो पॉपुलेशन थी, लाइक वियतनाम जो एक कंट्री है वो दो पार्ट पे डिवाइडेड था, एक था नॉर्थ और एक था साउथ। तो नॉर्थ वियतनामीज जो लीडरशिप थी, दे वेर ट्राइंग टू गेट द पीपल ऑफ साउथ वियतनाम इनटू देम, कि हम अगर साउथ वियतनाम को ले लेंगे तो हम एक पावरफुल एक लाइक पावर पे रेज हो सकते हैं। एंड बिकॉज साउथ वियतनाम की जो लीडरशिप थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, सो यूएस और द वेस्टर्न कंट्रीज यूज दिस चांस टू wage a war against Soviet Union, because तब जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, they just wanted to fight the USSR in any way they could, not directly but indirectly, जिसपे उनके खुद के लॉसेस ना हो। देन साउथ वियतनाम आर्मी एंड नॉर्थ वियतनाम आर्मी के बीच फाइट्स हुई, एंड बीच में यूएसए ने बोला कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड के नाते हम वहां पे सप्लाई देने जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड्स। एंड उसी के बीच यूएस के ट्रूप्स भी लाइन ऑफ फायर पे आए, एंड उसके बाद यूएसए भी कूद गया उस पे। एंड उस चीज को सपोर्ट करने रशिया ने क्या किया कि अपनी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स एंड अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उन्हें वहां डिप्लॉय कर दिया सोवियत यूनियन ने। सो ये एक लाइक स्मॉल स्केल पे बोले तो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच पहला कॉन्फ्लिक्ट भी बोलिए, या इट्स बेसिकली कंसिडर्ड एज अ प्रॉक्सी वॉरफेयर ओनली, बट उस पे दोनों कंट्रीज ने अपने अपने डायरेक्टली फाइट करी थी। देन अगर हम बात करें जो अफगान इन्वेशन हुई थी सोवियत की, तो तब यूएसए ने अपनी सीआईए एंड ग्रीन बरे यूनिट्स को भेजकर वहां पे तालिबान नाम का एक ग्रुप इन्होंने रेज किया था, जिन्हें उन्होंने वेपन ट्रेनिंग एंड पैसे देकर रेज किया। बट मेन एजेंडा ये था कि अफगानिस्तान पे ऑयल एंड कुछ और मिनरल्स थी उनके ग्राउंड पे, तो वो यूएसए को चाहिए थी, बिकॉज अगर सोवियत यूनियन उन मिनरल्स को ले लेता तो उनका बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाता। सो दे रेस तालिबान एंड कॉल्ड देम फ्रीडम फाइटर्स, एंड उन्होंने उन्हें आगे भेज दिया लड़ाई लड़ने सोवियत्स के खिलाफ। एंड ड्यू टू द हार्श वेदर क्लाइमेट्स एंड ऑल, वहां पे सोवियत यूनियन को अपने बहुत सारे ट्रूप्स लूज करने पड़े और हार भी गए वो लोग लास्ट में। उसके बाद तो सोवियत लाइक ब्रेक हो ही चुकी थी सोवियत यूनियन। देन जो एंटर हुई थी अफगानिस्तान पे, वो लोग जो मिनरल्स थे ना उनकी चोरी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने इस प्रॉक्सी वॉरफेयर के नाम पे। एंड इस चीज को जो तालिबान के लोग थे वो देख रहे थे, लाइक अफगान लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे साथ हुआ था, ब्रिटिश आए, हमारे ही चीजें वो लोग उठा के अपने पास लेकर, हमारे पास कुछ बच नहीं रहा था। ठीक वैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान वालों ने भी ये चीज नोटिस करी थी, एंड उन्होंने क्या किया, इस चीज को वो लोग वायलेंट वे पे लेके उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम यूएसए के अगेंस्ट पे वॉर डिक्लेयर करते हैं। और तब जो इतने दिन यूएसए जिस ग्रुप को फ्रीडम फाइटर्स बोल रहा था, उन्होंने उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। और एज वी नो, like recently USA had to back up from the war because of diplomatic issues. Then ठीक उसी टाइम और भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। अब लीजिए आप कारगिल वॉरफेयर जो हुई थी हमारी 1999 में, उसमें पाकिस्तानी आर्मी तो थी, बट उसके साथ उन्होंने कई सारे इंसर्जेंट्स को भी उन्होंने इंसर्जेंट्स या
मिलिटेंट्स बोलिए, उन्होंने वहां डिप्लॉय कर दी थी मिक्स्ड विद देयर फोर्सेस टू से दैट वी आर नॉट वेजिंग दिस वॉर। एंड अगर आप देखें तो हमारे बुक्स में भी इतना तक कि यह जो आर्मी है, अम, जो हमारी भी जो आर्मी है वो भी यही बोलती है कि इट्स वाज नॉट अ वॉर बट अ ऑपरेशन। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान ने अपने पूरी क्लेम्स जो है उसे डिनाई कर दिया था कि हमारी आर्मी वहां पे नहीं थी। एंड यूएन ने भी बोल दिया कि इट वाज एन ऑपरेशन, एंड उसी के लिए हमें इसे एज यू नो जस्ट शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हमें ट्रीट करना पड़ा। दो हमारी आर्मी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, स्टिल जो लाइक यूएन बोलती है वी हैव टू फॉलो समटाइम्स। एंड बाकी जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है वो अभी भी कई सारे जगहों पे चलते ही रहती है। लाइक बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुई, दैट वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर, बिकॉज द करंट यूएस गवर्नमेंट is cannot see the upliftment of some countries like India, चाइना एंड रशिया को तो वो देख ही नहीं सकते यूएसए। एंड अभी की जो उनकी गवर्नमेंट है यूएस की, दे जस्ट वांट वन सिंगल पोलर रूल, लाइक हम हैं और हम ही पूरी दुनिया को राज करेंगे। जबकि जो इंडिया, चाइना एंड रशिया है, इनके इंटरेस्ट मैचिंग होते हैं, बिकॉज दिस थ्री कंट्रीज नीड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि सबके पास पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, कोई सिंगल कंट्री लाइक ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अ, अ, इसी के लिए यूएसए ने वहां पे लाइक फंडिंग करी अलोंग विद पाकिस्तान टू यू नो डू दी चेंज इन द गवर्नमेंट एज पर देयर कंफर्ट। एंड अब यूएसए को उससे फायदा हो रहा है। यूएसए को एक आइलैंड चाहिए थी जो इंडिया के कारण पहले की गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, अब की गवर्नमेंट से को। देन अब अगर आप रिसेंटली बात करें, जैसे हम न्यूज में देखते हैं कि यूएसए इज लाइक, मैं अभी थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके बोल रहा हूँ कि यूएसए जो सपोर्ट दिखाता है इंडिया को कि यस वी आर सपोर्टिंग इंडिया इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट, बट जब ऑपरेशन सिंदूर हुई थी ना, तब यूएसए क्या कर रहा था कि दे आर जस्ट स्पाइंग ऑन अस, एंड वो लोग इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहे थे कि यहाँ पे ये मूवमेंट है, यहाँ पे ये मूवमेंट है। बट इंडिया ऑल्सो न्यू कि यूएसए जो है वो रिलायबल नहीं है किसी भी टर्म्स पे, लाइक वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता यूएसए। तो हमने भी क्या किया कि उसे एक एयर शो के तरह लॉन्च किया, और बीच में जाके उनके ऊपर स्ट्राइक करके हम भी वापस आ गए। अभी लाइक कुछ दिन पहले ही हम मैंने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें यूएसए ने अप्रूव कर दी थी कुछ पाकिस्तान को एड, मिलिट्री एड। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि जो ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है उसमें बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो यूएसए ने ही दिया है। और उसी के कारण अभी जितने भी कंट्रीज है वो इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं कि आप हर दूसरे दिन न्यूज़ खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस कंट्री पे ये हुआ है, इस कंट्री पे हुआ है। आज ऑस्ट्रेलिया पे भी एक मास शूटिंग हुई थी, खैर उसके टाइज नहीं मिले हैं अभी तक, लाइक वो लोग किस किस कंट्री या ग्रुप से जुड़े हैं, बट या 10 पीपल डाइड सैडली। सो एक क्वेश्चन आया था अबाउट द हिरोशिमा बॉम्बिंग्स एंड वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड, उससे ईशांत मिश्रा जी आंसर करना चाहेंगे प्लीज। जी थैंक यू। एंड आप सौरभ जी, आपके क्वेश्चन था कि वो यूएसए ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब क्यों छोड़ा। यूएसए ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में चल रही थी। वॉर जल्दी वॉर जल्दी खत्म करने के लिए जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। यूएसए चाहता था कि वॉर जल्दी एंड हो, और अगर यूएसए जापान पर डायरेक्ट आर्मी अटैक करता तो बहुत ज्यादा सोल्जर और सिविलियंस की जान जाती। एटॉमिक बॉम्ब की पावर दिखाकर जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा था यूएसए। और यूएसए ने
अपनी पावर दिखाना था दुनिया को कि यूएसए कितना पावरफुल, खतरनाक है और हथियार है। और बॉम्ब गिराने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। और यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब इसलिए गिराया ताकि वॉर जल्दी खत्म हो और उसके सोल्जर्स बच जाएं। एंड कोई और क्वेश्चन हो इस टाइप का तो बता दीजिए। सत्सन जी, मैंने कैसा बोला? जी, आपने बढ़िया पॉइंट्स बोले एंड वो फैक्चुअल भी हैं। अब एक क्वेश्चंस है रिलेटेड जो ज्यू असैसिनेशंस हुई थी एडोल्फ हिटलर के रिंग पे। तो वो थोड़ा ऑफ टॉपिक है आज के टॉपिक से, बट स्टिल मैं थोड़ा सा उस पे इंसाइट दे देता हूँ। अब अगर आप एक चीज देखें हिस्ट्री बुक्स या किसी भी चीज को रीड करें, तो आप एक चीज देखेंगे कि जो नाजी पार्टीज थी या जो एडोल्फ हिटलर है, उसे पूरी तरीके से एक विलन बना दिया गया है। बट ठीक है, वो जो ज्यू असैसिनेशन हुई थी वो दैट्स सेपरेट थिंग एंड या वो चीज गलत थी कि उन्होंने एक कंप्लीट यू नो एक रेसिज्म के बेसिस पे उन्होंने उस चीज को अंजाम दिया। बट जो नाजी पार्टी थी एंड जो हिटलर था, उन्होंने अपने कंट्री को ना पूरी तरीके से डेवलप किया था। और उस स्पीड पे जो डेवलप है वो आज तक कोई नेशन नहीं हुआ है। लाइक जैसे ही वो लोग पावर पे आए, उन्होंने अपने कंट्री को एक अलग हाइट्स पे ले गए वो लोग, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मिलिट्री के वाइज पे हो, या एक लिविंग कंडीशन के। लाइक उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि ये एक बेहतर लिविंग कंडीशन है, दो वो लोग वार लूज करें। एंड अगर हम एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री की बात करें, तो अगर वो लोग अगर वॉर जीतते जो कि एक्सेस पावर्स हैं, एंड एक्सेस पावर पे एक या जो एक्सेस पावर्स अगर वॉर जीतते, तो वर्ल्ड पीस जो है ना वो काफी हद तक बेहतर होती है आज के जमाने में। बिकॉज हम लाइक वेस्टर्न कंट्रीज या जो यूएसए हैं, उनके दबाव पे या उसके दबाव पे कोई भी कंट्री नहीं होती। या जो यूएसए या जो रशिया है वो लोग कभी भी एक दूसरे से फाइट करने के जगह कहीं भी प्रॉक्सी वॉरफेयर स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इसराइल गाजा या यूक्रेन रशिया या जो भी बीच में चल रहा है, सूडान या कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में। तो वो चीज हमें देखनी नहीं पड़ती, बिकॉज वहां पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाता कि सबने अपने रीजन्स लेके बैठे हैं एंड सब रूल कर रहे हैं। सो प्रॉक्सी वॉरफेयर अगर मॉडर्न एरा पे यूज हो रही है तो दैट वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, बिकॉज द वेस्ट हैज won the war and they just wanted to show their power without actually fighting anyone. So वही है। माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा डीपली तो चीजें नहीं बता रहा बिकॉज थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये। एंड ज्यादा बताऊंगा तो वो थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए मैं इसे जितना लाइक सरफेस लेवल पे बताऊं थोड़ा सा इन डेप्थ के साथ, तो उतना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे इंफॉर्मेशन जाननी है या डाउट है तो आप प्लीज बताइए या अपने पॉइंट्स रखिए। थोड़ा जैसे आपके ये आज के टॉपिक से थोड़ा हटके, थोड़ा क्या बहुत हटके है पॉइंट। मैं पूछ रहा हूँ कि जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है, जो अभी इंडिया में आए थे, इससे ग्लोबली इंडिया की क्या इमेज होगी और उस इमेज से इंडिया को कितना मतलब मदद मिलेगी और क्या होगा? यही। जी, अभी जैसे आप देख सकते हैं तो पुतिन काफी एक्साइटेड थे। पहला चीज तो ये कि इंडिया पे वो आना चाहते थे। एंड आप जब भी देखेंगे जितने भी विजिट्स हुए हैं पुतिन के या इंडिया और पुतिन के बीच में जो भी समिट हुई है, तो उसमें आप हमेशा एक चेंज ऑफ टोन देखेंगे। लाइक पुतिन काफी फ्रेंडली और
एक मतलब अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। और वहीं अगर आप बाकी कंट्रीज और पुतिन के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे, तो वो एक काफी हेवी टोन पे होता है या काफी ज्यादा सीरियस होता है। इनफैक्ट जब पुतिन लैंड हुए थे इंडिया पे इस बार, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी व्हीकल की जगह पीएम मोदी जी की व्हीकल पे गए विदाउट एनी बॉडीगार्ड। तो वही शो करता है कि जो रशिया है वो इंडिया पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है। इनफैक्ट जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तब वेस्टर्न कंट्रीज ने फोर्स किया था इंडिया को कि वो ये बोले कि रशिया सरेंडर करे या फाइट करे। बट जब पुतिन और मोदी की जब बात हुई, तब इनफैक्ट इतनी भी मतलब मोदी जी की जब बात हुई थी तब इतना मतलब उस पे इंडिया ने चीज को बोला था कि लाइक ये वॉर नहीं होनी चाहिए, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। तो पुतिन ने बहुत सारे बफर जोन्स या बीच बीच में कुछ सीज फायर्स ऐलान की थी, ताकि उसमें सिविलियन मूवमेंट्स और सिविलियंस को खाली किया जा सके। सो अगर आप देखें तो इस विजिट या जितने भी रशिया के साथ जो इंडिया के विजिट्स हैं, उससे इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज, जो हम विश्व गुरु कहते हैं, उसका इमेज आता है दैट यस, हम भले ही उनसे थोड़े से कम पावरफुल हैं, बट हमारा जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है। एंड जो अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स एंड डील्स भी हुई हैं, तो उससे हमें और फायदा होगा। ओके, तो डिस्कशन लगभग आपने जितने भी पॉइंट्स है वो सब रख दिए है ना ऑलमोस्ट। जी हो ही चुकी है डिस्कशन। जी, शेयर गोल्फ जो भैया आप कह रहे थे कि जैसे आपका इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में, है ना? तो अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सको या फिर आप अपना कुछ डिस्कशन इसको और आगे ले जा सको, यू कैन डू इट। नहीं तो फिर जी, वैसे तो सब पॉइंट्स वैलिड ही बताए गए, और वैसे भी मैं ज़्यादा वैसे सुनना प्रेफर करता हूँ rather देन कि आपने पॉइंट बताने, क्योंकि हर जगह से कुछ मिलेगा तो ही मैं मतलब उसको मतलब प्रोसेस करके मतलब वैलिड आउटपुट दे पाऊंगा ना। ओके ओके, चलिए बढ़िया है। ये जो दूसरा क्वेश्चन जो आया, तो एक क्वेश्चन आया था कि लाइक एक विजय मिश्रा जी को थोड़ी सी डाउट थी कि टॉपिक को लेके। तो आप जिस चीज की बात करें वो प्रॉक्सी वेयर है, एंड वो एक सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली। और जो टॉपिक था वो था प्रॉक्सी वॉरफेयर। कोल्ड वॉर जो है वो एक ऐसा एरा था, लाइक इट वाज नॉट अ कंप्लीट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, बट वो एक ऐसा एरा था जिसमें छोटे छोटे प्रॉक्सी वॉरफेयर के लेंथ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड न्यूक्लियर डेटरेंस प्लस स्पेस रेस के द्वारा उस पे यूएसए एंड यूएसएसआर जो दो फैक्शंस थे, उन्होंने एक दूसरे से compete करी थी। एंड उस पर काफी ज्यादा टेंशन्स हाई इसलिए थी बिकॉज बोथ कंट्रीज वेर वेरी रैपिडली डेवलपिंग देयर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एंड दे वर ट्रिगर रेडी कि जब भी मतलब कोई कुछ करे तो हम बस लाइक न्यूक्लियर वॉरफेयर कर दे उसमें। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोल्ड वॉर। लाइक इसमें इनडायरेक्टली उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट पे वो लोग थे, इनडायरेक्टली, नॉट लाइक हमने डायरेक्ट वॉरफेयर कर दी, वैसा नहीं था वो। बस मतलब बैकग्राउंड से लड़ रहे थे वो। आ, सौरभ कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा था गांधी जी के अबाउट। जी तो वो टॉपिक नहीं है, वो जब भी होगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आज डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, जी वही पूछ रहा था कि नहीं उसका आंसर उनको दे सकूं तो।
उनको उस बारे में ज्ञान है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि हाँ इसको देखिए ना, जिस आप उतने समझदार हैं कि जो डिस्कशन जिस पे रखा गया है, हम लोगों ने टॉपिक रखा है ना, तो टॉपिक इसलिए नहीं रखा है कि हम उसको डाइवर्ट करेंगे, है ना। उस पे अगर हम अगर उसी पर रहेंगे तो डिस्कशन अच्छा होगा, उसका आउटपुट भी अच्छा होगा, है ना। जी ऐसे तो कोई भी एक टॉपिक ले क्वेश्चन अच्छा सकते हैं। उन्होंने पूछा है। जी जी उन्होंने एक सीरियन सिविल वॉर के ऊपर अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी जी जी। जो सीरियन सिविल वॉर थी, ये हाँ इस टॉपिक पे है ये चीज, मैं इसका मेंशन करना भूल गया था। तो ये अराउंड 2011 पे हुई थी ये सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट। एंड उसमें जो थी वो लाइक अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट जो हम बोलते थे उसके बेसिस पे थी, जो प्रेसिडेंट बशर अल असद की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट पे। और उस पे बहुत अचानक से लाइक वायलेंट रिप्रेशन स्टार्ट हो गए थे। एंड ये सबसे अभी तक का लाइक एक फुल स्केल सिविल वॉर तो था ही, और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉक्सी वॉर जो था 21st सेंचुरी का, वो यही था सीरियन सिविल वॉर। इसे मैं मिस आउट कर गया था बताने में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सीरियन गवर्नमेंट है उसे बशर अल असद ने लीड करी थी, और उससे सपोर्ट दिया था रशिया, मतलब एयर पावर और डिप्लोमेसी के ग्राउंड पे। एंड ईरान की आईआरजीसी एंड फंडिंग में उन्होंने सपोर्ट किया था, प्लस हिजबुल्ला टेररिस्ट ग्रुप ने भी। और जो ओपोजिशन थी यानी जो रिबेल ग्रुप्स, उसमें जो एफएसए थी एंड जो इस्लामिस्ट मॉडरेट रिबेल फैक्शंस थी उन्होंने किया था, और उसे सपोर्ट किया था यूएसए, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड कतार। और इसी के बीच पे एक इस्लामिक स्टेट की एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन आई थी जिसका नाम है आईएसआईएस। और उसी वक्त ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी एंड दे एक्सपांडेड देयर रूट्स। फिर इसमें कुर्दिश फोर्सेस भी आई जो कि एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ही थी, उन्हें यूएसए ने ही सपोर्ट किया था, बट इन्हें तुर्की ने अपोज कर दिया था। और ये जो एक छोटा सा प्रोसेस आता था कि वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे, वो एक शिया इन्फ्लुएंस कॉरिडोर एक बना ले, यानी कि जो शिया पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाए। यूएसए चाहता था वो आईसिस को खत्म करे और ईरान की जो पावर है उसे लिमिट कर दे। तुर्की चाहता था कुर्दिश ऑटोनॉमी रुक जाए, और जो बाकी के गल्फ स्टेट थे वो ईरानियन इन्फ्लुएंस को हटाना चाहते थे। तो अगर हम बात करें तो सीरिया सबसे क्लासिक एग्जांपल है प्रॉक्सी वॉरफेयर का, जहाँ पे इंटरनेशनल पावर्स ने सबसे यू नो एक मेजर स्केल पे इनडायरेक्टली फाइट करी थी एक दूसरे से। और इसमें ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ये हुआ था कि अराउंड 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 13 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें डिस्प्लेस हुए थे, यानी कि उन्हें अपना घर या देश छोड़ना पड़ा था। और इसमें एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था यूरोप और मिडल ईस्ट पे। और कोई क्वेश्चन? जी जी। अगर एक देश को बिना युद्ध लड़े सिर्फ इकोनॉमिक्स के थ्रू बर्बाद किया जाए तो क्या उसे भी प्रॉक्सी वॉरफायर कहा जाना चाहिए? हाँ, इसे कहा जाना चाहिए बिकॉज प्रॉक्सी वॉरफेयर जस्ट वो बंदूकों के दम पे नहीं, बट किसी भी इनडायरेक्टली वे पे जब आप अपने ओपोनेंट कंट्री को लाइक हराने या उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करें किसी भी वे पे, तो वो एक प्रॉक्सी वॉरफेयर का ही एक ब्रांच है। अगर बड़ी पावर डायरेक्टली लड़ने से डरती है तो क्या प्रॉक्सी वॉर उनकी कमजोरी है? हेलो। जी, मैंने सुना वो क्वेश्चन। कमजोरी तो नहीं बोल सकते इन्हें, बट वो लोग यही चाहते हैं कि हमेशा लॉसेस जो है ना वो कम रखे और ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाए।
अपने दुश्मन के ऊपर। तो ये एक कमजोरी नहीं बल्कि एक तरीका है टू यू नो अपनी लड़ाई को लड़ने का। जी, तो फिर हमें लगता है कि अब हम अपनी डिस्कशन को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं ना सक्षम? जी, विजय मिश्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट हयात तहरीर अल शाम। वो थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा और वो चीज बोलना ठीक नहीं है क्या ऑन कह रहे हैं? जी, रिकॉर्ड। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एचटीएस ग्रुप के ऊपर जो सीरियन सिविल वॉर पे राइज हो रही थी, एक रूमर्स थी। तो उसे रूमर पे अभी फिलहाल रहने देना ही ठीक है बिकॉज उसे ऑन रिकॉर्ड बोलना सही नहीं होगा। हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ। रिकॉर्ड क्या मतलब, कुछ अच्छा बोलिए तो ठीक है। नहीं, वो थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल और मतलब ठीक नहीं है वो नहीं, चीज बोलना, पॉलिटिकल तो वही। इंडिया की पॉलिटिकल से थोड़ा हट हुआ। नहीं 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 नहीं, इंडिया इंडिया से जुड़ा नहीं हाँ, है बस वो। बस बस। उस और तो सब चलेगा, और तो सब चलेगा। और यहाँ पर मोदी जी, राहुल गांधी छोड़ के सब चलेगा। हाँ, तो ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर काउंटर करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये जो हयात तहरीर अल शाम जो एचटीएस ग्रुप है, वो सीरिया पे अलकायदा से ही एक इवॉल्व होकर एक ग्रुप आई है एज अ डोमिनेंट फोर्स, जो कि अराउंड दिसंबर 2024 पे राइज हुई थी। अब इन्होंने क्या किया था, जो असाद रेजिम है उससे इसी ग्रुप ने एक्चुअली टॉपल कर दिया था, यानी कि हराया था, और उन्होंने दमास्कस का पावर अपने अंडर ले लिया था। इसमें इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट टाइज जो थी वो अपने से हटा दी थी और सिर्फ एक सीरियन सेंट्रिक, सर एक आपको ना प्रैग्मेटिक। दंडवत प्रणाम। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी। मेरा एक्चुअली आज अ, वो ना कि सॉरी, बताना चाहूंगा, बता ही देता हूँ। जब बात निकली गई है तो ग्रैंड नेफ्यू टू विनायक दामोदर सावरकर जी के है ना, जो इनका नाम है क्या नाम है, सत्याकी, हाँ सत्याकी अशोक सावरकर ऐसा करके नाम है इनका। तो इनको मैंने मैसेज डाला था है ना, इंस्टाग्राम पर डीएम किया था। तो वो एक्चुअली उनका रिप्लाई आ गया, तो वही है ना। मेरा माइक ऑन। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा टॉपिक को। हाँ। हाँ, तो हाँ, जो एचटीएस का जैसे मैंने बोला वो अलकायदा से ही इवॉल्व होके आई थी 2024 दिसंबर पे। देन उन्होंने क्या किया, उनका मेन एम, उन्होंने जो पहला चीज अचीव किया वो था उन्होंने अपने एक्सट्रीमिस्ट टाइज को काट दिए। उन्होंने एक मोर सीरियन सेंट्रिक, प्रैग्मेटिक इस्लामिज्म एंड एक स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट बनाई, सीरियन सेल्वेशन गवर्नमेंट। और उन्होंने अदर रिबल ग्रुप्स को अपने अंडर ले लिया। और यार हम इस चीज से क्या हुआ कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेटेजिक रीब्रांडिंग एंड जो रेजिम, वो जो पुराने असाद रेजिम की जो यार वीकनेस थी यार उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। और उसमें एक डिफेक्टो रूलर जो था वो अहमद अल शारा, उन्हें अपना अ, एक लीडर बना दिया, दो वो उस चीज के कारण बहुत अनस्टेबिलिटी आई। को युवाओं तक पहुंचाने जी, के लिए क्या और कोई नीति है? क्वेश्चन? जी, कि अगर प्रॉक्सी वॉर्स एग्जिस्ट ही ना करती या आज तक कोई ऐसी प्रॉक्सी वॉर ना होती तो क्या दुनिया ज्यादा पीसफुल होती आज से कंपेयर करें तो? जी बिल्कुल। आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड पीस ऑर्डर जो है वो इसलिए डिसरप्टेड है बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कंट्री लड़ रही है, और उसका मेजर रीजन बना हुआ है अभी प्रॉक्सी सर वॉरफेयर। क्या तो अगर प्रॉक्सी आपको वॉरफेयर होती ही नहीं भविष्य में तो हमारे किसी जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना अभी, वो होती ही नहीं। जैसे इसराइल गाजा बोल दीजिए, या जो हैं? इनफैक्ट जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वही एग्जिस्ट नहीं होती अगर प्रॉक्सी वॉरफेयर नहीं होती तो। सो इससे बड़ा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता वर्ल्ड पीस ऑर्डर के लिए। हमारे आमंत्रण को स्वीकार। हाँ, एक और क्वेश्चन था, मीडिया जी, और सोशल मीडिया क्या आज के प्रॉक्सी वॉरियर्स बन चुके हैं या बन सकते हैं? का आप जो प्रॉक्सी वॉरियर बोल रहे हैं वो क्या अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉरफेयर बोल रहे हैं ना, प्रॉक्सी वॉरफेयर को सपोर्ट करने के लिए?
वेट में राइट कर देता हूँ। जी। का आमंत्रण स्वीकार करेंगे? जी, मीडिया और सोशल मीडिया तो ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉरियर्स बन ही चुके हैं, बिकॉज़ इसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं, जो कि प्रॉक्सी वॉरफेयर की एक ब्रांच है। अब अगर इसे आप वही देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अरे किसी राष्ट्र एक्चुअल को में कोई हमारी फाइटर जेट हमने एज लाइक 6 राफेल जो बोल रहे थे पाकिस्तान, वो हमने लूज नहीं की थी। बट पाकिस्तान की मीडिया वो क्लेम कर रही थी, एंड उससे फिर उन्होंने क्या किया, यूएसए ने भी सपोर्ट कर दी। इनफैक्ट पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने इंटरनेशनल स्टेज पे भी बोला कि इंडिया ने 6 राफेल्स लूज करी है, और जब उनसे इस चीज का सोर्स पूछा गया, दे सेड सोशल मीडिया, लाइक सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल है। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में कुछ भी जो पोस्ट कर देते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉरफेयर को ही सपोर्ट कर रही है। और मीडिया भी जो, मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो गलत उपयोग होता है कई बार मीडिया के थ्रू, तो वो भी एक्चुअली गलत है। अब मीडिया जो है, अगर आप देखें, जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रही थी ना, तो ठीक स्टार्ट होने से पहले सभी मीडिया ने यही दिखाया था कि रशिया इज अ हीरो, और हाँ, रशिया तो लाइक करना ही चाहिए, उसे अपने एरियाज वापस लेने ही चाहिए। जैसे ही स्टार्ट हुआ, यूक्रेन ने अपना, लाइक उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज वेस्टर्न मीडिया जो थी, उन्होंने फंडिंग कर दी, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो फिर जैसे कि शेर वुल्फ भाई हमसे शुरुआत में पूछ रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज क्या है ना? और एक और थी कि during Syrian war, there is some collapse of the Bashar al-Assad government. What about that? And also tell who are they? तो बाशर अल असद गवर्नमेंट जो थी सीरिया में, वो एक उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी। पर जब ये सीरियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई और वो जो एचटीएस ग्रुप आया था, तो उन्होंने इस चीज को ओवरथ्रो कर दिया, लाइक एक बहुत वायलेंट वे पे। एंड ड्यू टू विच बाशर अल असद को कंट्री छोड़ना पड़ा था, और ही गॉट एलिमिनेटेड। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट लाइक इट्स नॉट कमिंग ऑन माय माइंड राइट नाउ। बट बाद में जब उन्होंने देखा, तो जो बाशर अल असद थी, उसके पास कई ज्यादा प्रॉपर्टी थी। एंड अगर आप सीरिया को देखें, तो उस टाइम के लोगों को बहुत अट्रोसिटी झेलनी पड़ रही थी, ऑलरेडी वॉर टॉर्न थी। एंड यूएसएन रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की जो कंपनीज थी, वो एक दूसरे से फाइट करते करते सीरिया को इतने ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी थी, वो दोनों कंट्रीज की, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। और उसमें ये जो बशर अल असद है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ रही थी? बिकॉज करप्शन हो रहा था उस टाइम। तो जो एच टी एस एन अलकायदा ग्रुप्स है, उन्होंने इस चीज को एज अ फ्रीडम स्ट्रगल अपने लिए बोल लीजिए, या वॉट एवर, तो वही चीज उन्होंने करी, और उन्हें ओवरथ्रो करके उन्होंने अभी सीरिया पे थोड़ा काम करना स्टार्ट किया है। और या यही कीजिए कि जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी या फिर संडे को हम इस तरीके के डिस्कशन को करने के लिए आ सकते हैं, है ना? और मतलब महीने में हर एक संडे को होता है, हम लोग करते हैं। आप आए, अपनी बात रखें, बात नहीं रख सकते हैं, कम से कम सुने, है ना? जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इंफॉर्मेशन हम लोग बाकायदा, जो भी होस्ट करता है, आप में से कोई भी होस्ट कर सकता है, नो डाउट, कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबको मौका देता हूँ, ठीक है? आप टॉपिक बताइए। टॉपिक हमारा नेशन से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है? आपका उसमें एफर्ट होना चाहिए, फैक्ट्स के साथ आप यहाँ पर
प्रस्तुत करें, सोर्स भी इंक्लूड हो कि अ, जिससे कि आप बता सकें कि हमने कहाँ से ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसको फैक्ट की तरीके से प्रेजेंट कर सकें, है ना? तो ये तो बहुत जरूरी होता है। तो जितना भी नेशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक बन सकता है ना, जितना भी टॉपिक बन सकता है वो आप यहाँ पर एज अ होस्ट रख सकते हैं, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक यहाँ पर रख सकें। अगर देखा जाए तो मंथ में 4 मीटिंग्स हो जाती हैं, ठीक है? 3 मीटिंग्स के हम टॉपिक रखते हैं, और एंड में जो एक मीट रहता है, तो एक एंड का जो मीटिंग रहता है ना, उसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपना जो भी वर्क फंक्शनिंग है उसको और इलोबरेट करने के लिए और उसका काम देखने के लिए अपना मीट रखते हैं। तो बाकी आपका एक प्रश्न था सार्थक भैया कि हम लोग करते क्या? हम लोग करने का प्रयास यही है हमारा कि किसी न किसी प्रकार से हमें नेशन के लिए करना है कुछ ना कुछ, ठीक है? इस प्रकार के जो डिस्कशन है उनसे भी हमको चेंजेस लाने, है ना? और ये डिस्कशन इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि हम लोग बीच मिलते रहेंगे तो वही ना कि जब वाटर फ्लो करता रहता है तो ठीक रहता है। अगर जब वाटर फ्लो बंद हो जाता है तो वो सड़ जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं। तो उसी प्रकार के हमारे ये डिस्कशन ये हर एक पार्ट है, ठीक है? उसके अलावा